हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका परिवर्तन चैनल में। बच्चों पिछली क्लास में हमने बात किया था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहले बच्चों मैं आपको करा रहा हूं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। यार देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली तीन प्रॉपर्टीज आती हैं। कौन कौन सी? एक तो हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, दूसरी हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की और तीसरी हम बात करेंगे इनके सॉल्युबिलिटी की। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला मैं उठा रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज में एमपी एंड बीपी। बोले एमपी बोले तो सर, एमपी बोले तो मेल्टिंग पॉइंट और बीपी बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। अब यार देखो दो चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात तो जो इनका एमपी बीपी होता है ये डिपेंड करता है इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। अब बोले सर यहाँ पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? तो यहाँ पे बच्चों वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। वीक वंडरवॉल फोर्सेस यहाँ पे हुआ करते हैं। तो ये वंडरवॉल फोर्सेस की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? पहली बात तो ये कि ये जो वंडरवॉल फोर्स होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मॉलिक्यूलर मास के। वंडरवॉल फोर्स जो होगा हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मास के। एंड दूसरी बात क्या होती है, ये जो वंडरवॉल फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया के। तो आई थिंक आपको ये बातें अब समझ आ चुकी है। वो होती है सरफेस एरिया। अगर यार हम सरफेस एरिया को अगर देखें यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कैसे सरफेस एरिया को पहचानेंगे, किसका सरफेस एरिया ज्यादा है किसका सरफेस एरिया कम है, तो हम इनको इस तरह से देख सकते हैं। या तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग के। बोले ठीक है अभी थोड़ा बहुत समझ आया, अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होगी। तो आ जाओ एक दो एग्जांपल देखते हैं बारी बारी से। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास में है कंपाउंड CH3CH2Cl एंड CH3CH2CH2Cl। यहाँ पे मैंने दो कंपाउंड लिखे, एक है मेरा क्लोरोइथेन और एक है मेरा क्लोरोप्रोपेन। अब मुझे ये पता करना है कि किसका एमपी या बीपी ज्यादा होगा, किसका एमपी बीपी ज्यादा होगा। अभी अभी फिलहाल मैंने बताया कि एमपी बीपी किस पे डिपेंड करेगा? वंडरवॉल पे। वंडरवॉल किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? मॉलिक्यूलर मास पे। अब आप देखो इन दोनों में से किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है? बोले सर इस पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। अगर इस पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इसका एमपी बीपी क्या होगा? ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर मास भी आप कैलकुलेट कर सकते हो बट वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कार्बन देखो और कार्बन देखते ही आप पता करो कि इनमें से किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका एमपीबीपी ज्यादा। बोले ये तो बात समझ आ गई, पहला पॉइंट एकदम क्लियर है। दूसरे पॉइंट के एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। हम देखो मेरे पास में एक कंपाउंड कुछ ऐसा है CH3CH2CH2Cl, दूसरा कंपाउंड है मेरे पास में CH3CHClCH3। यहाँ पे अभी फिलहाल जो मैंने ये वाला पॉइंट बताया ना सरफेस एरिया वाला, ये पॉइंट का एप्लीकेशन इस वाले क्वेश्चन में काम आने वाला है। अच्छा देखो क्या है, बोले सर ये दोनों जो कंपाउंड है इन दोनों पे नंबर ऑफ कार्बन सेम है 1 2 3 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन सेम। बोले सर हाइड्रोजन भी सेम 31437 22437, क्लोरीन क्लोरीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मॉलिक्यूलर मास दोनों का एकदम सेम है। बोले सर अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा? अब अगर हमें पता करना है किसका एमपीबीपी ज्यादा होगा, अब क्या करेंगे? तो यार देखो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर कभी ऐसी बात आ जाए तो फिर आप क्या देख लो, या तो आप ब्रांचिंग देख लो या तो आप सरफेस एरिया देख लो। जिस पे ब्रांचिंग हो जाएगी, जिस पे अब इस पे क्या है ये Cl ना, ये Cl ना ऊपर लगा हुआ है ब्रांच में है और यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन है। अगर आप सरफेस एरिया देखो तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? इस वाले का सरफेस एरिया ज्यादा है। ए वाला कंपाउंड और बी कंपाउंड तो आपको दिए हुए हैं, ए वाले कंपाउंड का सरफेस एरिया ज्यादा है तो एमपीबीपी किसका ज्यादा हो जाएगा? ए वाले कंपाउंड का ज्यादा हो जाएगा। आपको आई थिंक बात समझ आ चुकी है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म को अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी में। किसको किसको? क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म को अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एमपी में या बीपी में। क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म, हमें इन्हें अरेंज करना है बीपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बीपी बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। देखो सबसे पहली बात तो बच्चों हमें इनका ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। बोले क्लोरोफॉर्म क्या है, ब्रोमोफॉर्म क्या है, आयोडोफॉर्म क्या है, इनका अगर फॉर्मूला हमें पता होगा तो ज्यादा आसानी होगी। आपने क्लोरोफॉर्म का नाम तो सुना ही होगा CHCl3। इसका मूवीज वगैरह में यूज किया जाता है आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, बेहोश वगैरह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। अब देखो जैसा क्लोरोफॉर्म है ना वैसा ही ब्रोमोफॉर्म है। ब्रोमोफॉर्म क्या हो जाएगा? जहां पे Cl3 है वहां पे Br3 लगा दो, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं है। आयोडोफॉर्म क्या होगा? आयोडोफॉर्म जैसा Br है
वैसा ही आयोडीन, यहाँ पे क्या लगा हुआ CH3 लगा हुआ। अब कुल मिला के जब हमें फॉर्मूला क्लियर हो गया, अब इनको बीपी में अरेंज करना देखना काफी सिंपल हो गया। कैसे बोले सर, यहाँ पे Cl है, यहाँ Br है, यहाँ आयोडीन है, तो इससे क्या हुआ यार देखो, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये इनका ऑर्डर होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा, देन इससे इसका कम, देन इसका सबसे कम, देन इसका उससे भी कम, देन इसका सबसे कम। तो अगर आप बात करो इनके मॉलिक्यूलर मास की, सबसे कम Cl का होगा, सबसे उससे ज्यादा Br का होगा, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा आयोडीन का होगा, तो ये इनके बीपी का ऑर्डर हो जाएगा। आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो इसके बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो ज्यादा। अगर एनर्जी ज्यादा लगेगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब आ जाओ अगली बात करते हैं, अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सॉल्युबिलिटी। अगली जो प्रॉपर्टी है बी नंबर प्रॉपर्टी, हम इस पे बात करने वाले हैं किसकी? सॉल्युबिलिटी की। अब देखो यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली वाटर में सॉल्युबल तब होते हैं जब उनके पास में टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। आई रिपीट, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल तब होते हैं जब उनके पास टेंडेंसी होती है क्या करने की? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। तो यार देखो, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो होंगे ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है? बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में। और जब हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्ड बनाता है, और इसको हम शॉर्टकट के तौर पे ऐसे याद रख सकते हैं, फोन। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ में बनता है? फोन के साथ में बनता है, फोन FON, फोन के साथ में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो हेलोएल्केन्स वाले जो कंपाउंड होते हैं, इनके पास में टेंडेंसी नहीं होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो हेलोएल्केन्स के कंपाउंड होते हैं, इनके पास टेंडेंसी नहीं होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होगी तो ये सॉल्युबल नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सॉल्युबल होते हैं बट पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। बोले सर पार्शियली सॉल्युबल क्यों है? तो यार देखो, जो हमारा RX बॉन्ड रहता है, RX बॉन्ड कौन सा बॉन्ड हो जाएगा यार? कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, यहां पे क्या होगा? हेलोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये ज्यादा होता है, जिसके कारण से इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। और ये जो हमारा बॉन्ड होगा ये कैसा बॉन्ड रहेगा? ये पोलर बॉन्ड रहेगा। अगर ये बॉन्ड पोलर रहेगा तो इस पोलैरिटी के कारण से जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं हेलोएल्केन्स वगैरह, ये वाटर में क्या होते हैं? पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते हैं। कंप्लीटली सॉल्युबल वही ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकेंगे। तो आप सोच सकते हो कि यार जो अल्कोहल होगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? यार बिल्कुल होगा सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि इसके पास में क्या है? ऑक्सीजन है, इसके पास में ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इस कंपाउंड के पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। जबकि ये पर्टिकुलर जो कंपाउंड है हमारा, ये वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होगा, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा। आई थिंक आपको बात समझ आ चुकी है। तो ये होता है सॉल्युबिलिटी का फंडा। अब हम आगे बात करते हैं, इनका एक और प्रॉपर्टी होता है डेंसिटी का। लेकिन डेंसिटी के पहले मैं एक हेलोएरियन का एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जिसमें कि हमें दो कंपाउंड दिए हुए हैं, एक Cl पैरा पे लगा हुआ है और एक Cl ऑर्थो पे लगा हुआ है। ठीक है, ये हेलोएरियन का कंपाउंड है, एक Cl पैरा पे लगा हुआ है और एक में Cl कहां लगा हुआ है? ऑर्थो में लगा हुआ है। अब बोले कि सर A और B में से किसका बीपी ज्यादा होगा? आउट ऑफ A एंड B किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो यार काफी सिंपल सा है इसका लॉजिक। क्या होता है कि ये जो पहला वाला कंपाउंड है जो पैरा आइसोमर है, इसको हम ऑर्थो आइसोमर बोलते हैं, इसको हम पैरा आइसोमर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पैरा आइसोमर? क्योंकि Cl यहाँ पे पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, जस्ट सामने लगा हुआ है। यहाँ पे इसको ऑर्थो आइसोमर, Cl जो है ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। अब बोले आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर किसका बीपी ज्यादा होगा? तो यार देखो आंसर है बड़ा सिंपल सा, कौन सा? ऑर्थो आइसोमर। ऑर्थो आइसोमर क्यों है? क्योंकि ये एक तो सबसे पहली बात तो इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्यों स्टेबिलिटी ज्यादा है? इन दोनों ग्रुप्स के बीच का जो पोजीशन है वो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे काफी दूर लगे हुए हैं, दूर लगे हुए हैं, तो रिपल्सन है कम, रिपल्सन है कम तो स्टेबिलिटी है ज्यादा। अब जाहिर सी बात है जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और तो इसका आंसर हो जाएगा जो हमारा पैरा आइसोमर होगा वो ज्यादा बीपी होगा उसका एज कंपेयर टू ऑर्थो आइसोमर। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा इसमें ये है डेंसिटी का।
यार देखो डेंसिटी का जो प्रॉपर्टी है ना काफी सिंपल है। कैसे? बोले सर डेंसिटी जो होता है वो हमें पता है, ये होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। बोले एक एग्जांपल बताओ, CH3F, CH3Cl, CH3Br, इसमें से ज्यादा डेंसिटी किसका होगा? मोलर मास किसका ज्यादा? सबसे ज्यादा Br का, उससे कम Cl का, सबसे कम फ्लोरीन का। डेंसिटी का ऑर्डर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये डेंसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला जो टॉपिक होता है ये होता है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे हेलोएल्केन्स, हेलोएरेन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, हेलोएल्केन्स, हेलोएरेन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने जाना कि एमपी, बीपी, सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी, ये तीन प्रॉपर्टीज अब हमने करी। अब हम करने जा रहे हैं, तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। देखो यार हेलोएल्केन्स जो होते हैं ये मेनली तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तीन तरह की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहला आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सा सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं? ये दिखाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर बी रिएक्शन जो होता है इनका ये होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। बी पार्ट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड थर्ड टाइप की जो ये रिएक्शन दिखाते हैं ये होता है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो मेनली ये तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। कौन कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड होता है रिएक्शन विथ मेटल्स। अब देखो यार बारी बारी से एक एक को उठाते हैं हम। सबसे पहला है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डन बाय न्यूक्लियोफाइल। अब बोले सर ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? कौन सी चिड़िया का नाम है न्यूक्लियोफाइल? देखो नाम के अंदर ही छिपा हुआ है सब कुछ, है ना। फिलिक का मतलब होता है, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन, ठीक है। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यानी कि ऐसे सब्सटेंस या ऐसे स्पीसीज जो कि किसकी तरफ को अट्रैक्ट होती है? न्यूक्लियस की तरफ को। जिनका प्यार मोहब्बत किसकी तरफ को होता है? न्यूक्लियस की तरफ को होता है। अब बोले सर न्यूक्लियस की तरफ को कौन प्यार मोहब्बत करेगा? न्यूक्लियस से कौन प्यार मोहब्बत करेगा? तो यार न्यूक्लियस के खुद के ऊपर होता है कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन भागेगा? यार जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज भागेगा। तो यानी कि जिन स्पीसीज के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज ना, वो होते हैं न्यूक्लियोफाइल। या कि हम ऐसे कह सकते हैं जिनके पास में लोन पेयर होते हैं वो होते हैं कौन से? न्यूक्लियोफाइल। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन में हम अभी जानेंगे डिटेल में क्या होगा, और रिएक्शन विद मेटल्स में भी हम जानेंगे अभी क्या होगा। अभी हम स्टार्ट कर देते हैं पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। बारी बारी से इनको देखते हैं क्या होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन विद मेटल्स में क्या होगा। एलिमिनेशन आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि कोई चीज ना पूरी तरह से बाहर निकल जा रही होगी। सब्स्टिट्यूशन में बाहर निकल रही होगी लेकिन उसके प्लेस पे कोई और आ रहा होगा, कोई दूसरी स्पीसीज आ रही होगी। मेटल्स के साथ में रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना करते हैं, इनका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। डिटेल में बातें करेंगे इनकी। तो अभी फिलहाल मेरा जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा ये रहेगा किसके ऊपर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर। बोले एक एग्जांपल दिखा दो सर तो मजा आ जाएगा। तो आ जाओ ले लेते हैं मजे। CH3 CH2 Cl प्लस इसका मैंने रिएक्शन करा दिया ऑर्बिटल जी किसके साथ में? KCN के साथ में। अब यार देखो रिएक्शन करना बहुत सिंपल है, ठीक है। रिएक्शन करना बहुत ही आसान है। कैसे? यार ये जो KCN है ना, KCN के आप दो पार्ट कर लो। कौन कौन से? एक तो सर कर लो आप K प्लस और एक कर लो आप क्या? Cn माइनस। ये मैंने दो पार्ट कर दिए, जाहिर सी बात है दो पार्ट मैंने कर दिए। अब इसमें आपका काम क्या है? इसमें आपका काम है न्यूक्लियोफाइल को पहचानना। किसको पहचानना? न्यूक्लियोफाइल को। अब बोले सर आपने अभी अभी बताया हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं दे आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, इसका मतलब कि उनके ऊपर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cn माइनस। क्या करो? Cn माइनस को ले जाओ, Cl को हटाओ, उसकी जगह क्या लगाओ? Cl माइनस लगाओ। Cl को हटाओ उसकी जगह क्या लगाओ? Cn माइनस लगाओ। तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl। ये क्या रहा था? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। अब बोले ये सर Cl कहां से आएगा? यहाँ पे K पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, यहाँ पे Cl माइनस है, K पॉजिटिव Cl माइनस, ये माइनस ये प्लस, दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी, कराओ रिएक्शन। डरना किस बात से? KCl बनाओ, रिएक्शन खत्म। इस तरह से होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल को उठाना है, हेलोजन को हटाना है और हेलोजन की जगह किसको लगाना है? न्यूक्लियोफाइल को लगाना है। बोले सर एक और मजा आ रहा है बहुत ही तरह से। जैसे मान लो CH3 CH2 Cl, कोई भी रिएक्शन आपको रटने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटने का है। आपको रिएक्शन को समझना है किस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, हेलोजन हट रहा है और प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। अब इसका रिएक्शन मैंने कराया एक्वस KOH के साथ में। बोले सर
बहुत ही बढ़िया सर। यहाँ से OH माइनस जाएगा, OH माइनस जाएगा, Cl हटाएगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा CH3 CH2OH प्लस ACl। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। न्यूक्लियोफाइल पहचानना है, न्यूक्लियोफाइल को Cl को हटाते हुए न्यूक्लियोफाइल को लगाना है और प्रोडक्ट को बनाना है। अब याद देखो, अब हम बात करेंगे इनके मैकेनिज्म की, ठीक है। तो दो तरह से ये रिएक्शन पूरी होती है। दो मैकेनिज्म होते हैं इनके, एक होता है SN1 मैकेनिज्म और एक होता है SN2 मैकेनिज्म। एक होता है SN1 मैकेनिज्म और एक होता है SN2 मैकेनिज्म। SN1 का क्या मतलब होता है? SN1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, वन बोले तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं लिख ही देता हूं आपके लिए, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 का क्या मतलब होता है? SN2 का मतलब होता है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यार देखो, बारी बारी से हम सीखेंगे SN1 किस तरह से होती है और SN2 किस तरह से होती है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, पहले मैं आपको SN2 बताता हूं, इसके बाद मैं SN1 बताता हूं। SN2 थोड़ा छोटी है, पहले SN2 को निपटा लेते हैं, फिर इसके बाद SN1 को सुलटाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं हम SN2 मैकेनिज्म को। काफी इंपॉर्टेंट है यार, सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है, सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है आउट ऑफ SN1 एंड SN2। तो ध्यान से सीखेंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको एकदम खेल खेल में सिखा दूंगा। SN2 मैकेनिज्म एकदम खेल जैसी है, ऐसी है एकदम खेल जैसी है SN2 मैकेनिज्म। आओ शुरू करते हैं। देखो यार, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो SN2 मैकेनिज्म होती है ना, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में ज्यादा अच्छे से होती है। यानी कि अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी देखूं ना, तो ये सबसे ज्यादा कहां पे, 1 डिग्री पे, देन 2 डिग्री पे, देन 3 डिग्री पे। आपको मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पहचानना सिखाया हुआ है। कहां सिखाया है? वीडियो नंबर 1 में मेरा यही था, क्लासिफिकेशन में मैंने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पहचानना सिखाया हुआ। अगर कोई भी दिक्कत होती है पहचानने में, आप जाओ वीडियो नंबर 1 देखो, फिर आओ वीडियो नंबर 3 में। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में इसका ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा अच्छे से कहां पे होती है? 1 डिग्री पे, देन 2 डिग्री पे, देन 3 डिग्री पे। तो आ जाओ, एक मैं कंसीडर कर लेता हूं, मेरे पास में एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। मैं एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कंसीडर कर लेता हूं। ये मैंने ले लिया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमीथेन, CH3Br। 1 डिग्री है, एग्री करते हो? बिल्कुल है यार, ठीक है। Br जो है ये सीधा सीधा मिथाइल से लगा हुआ है, तो यानी कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब देखो यार क्या हो रहा है, इस 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे मैंने अटैक कराया किसका? न्यूक्लियोफाइल का। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया और ये क्या करना चाहता है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे अटैक करना चाहता है। अब देखो, सुनो बात को ध्यान से समझना है। ये जो Br है ये फ्रंट साइड पे लगा हुआ है कार्बन के, ये जो Br है ये कार्बन के फ्रंट साइड में लगा हुआ है। यहां से कौन आएगा अटैक करने? न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब क्या होगा यार, जब ये साइड जब ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये कहां की ओर अटैक करेगा? बोले सर यहाँ भी ऑक्युपाइड है, यहाँ भी ऑक्युपाइड है, यहाँ भी ऑक्युपाइड है, यहाँ पे भी Br ऑक्युपाइड है, तो ये न्यूक्लियोफाइल किधर पे अटैक करेगा? तो एक पोजीशन है, और वो पोजीशन कौन सी है? बैक साइड है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस अल्काइल हैलाइड से कहां से अटैक करेगा? पीछे से वार करेगा, बिल्कुल कटप्पा है ये। कहां से अटैक मारेगा? पीछे से अटैक मारेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, है ना। क्या बनेगा? यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और ट्रांजिशन स्टेट में क्यों बोल रहा हूँ इसको यार, आपको मैंने केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको सिखाया हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स में मैंने सिखाया हुआ है कि ट्रांजिशन स्टेट जो होता है ना, वो क्या होता है? इंटरमीडिएट स्टेप होता है, जिसमें कि नए बॉन्ड बन रहे होते हैं और पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं। तो ये बना ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बना ये। ट्रांजिशन स्टेट में देखो आप, कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, जो कि बनाता नहीं है, 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट से अब मुझे क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। और प्रोडक्ट कुछ यूं बनेगा, CH3, और बैक साइड पे कौन आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल प्लस Br माइनस। अब ये Br माइनस का क्या होगा? जाहिर सी बात है, न्यूक्लियोफाइल का एक पॉजिटिव पार्ट रहा होगा, जो कंपाउंड से न्यूक्लियोफाइल निकला है उसका एक पॉजिटिव पार्ट रहा होगा, वो पॉजिटिव पार्ट Br माइनस के साथ जाएगा और वो एक कंपाउंड बना देगा। अब ये कंपाउंड बना हमारा, ये इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब आप देखो, इसमें Br कहां था? फ्रंट साइड में। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहां आया? बैक साइड में। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं यार? इन्वर्टेड प्रोडक्ट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू Br अपोजिट साइड में है, इसीलिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम इन्वर्जन बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? इन्वर्जन बोलते हैं। तो देखो यार, एक ज्ञान मिला। ज्ञान क्या मिला जानते हो? ज्ञान ये मिला कि SN2 का तो हमें रिएक्टिविटी पता चल गया क्या होता है। क्या होता है SN2 का रिएक्टिविटी? ये होता है 123। देखो यार, 2 वाले पे ना
2 वाले पे ना छोटा वाला नंबर है 123 और 1 वाले पे ना बड़ा वाला नंबर रहेगा, बड़ा वाला नंबर 321, तो उल्टा है, ऐसे आप याद रख सकते हो। 2 वाले पे 123 और 1 वाले पे SN1 वाले पे 321 होगा। अभी उसकी भी हम बातें करेंगे थोड़ी देर में। और अगली बात SN2 के केस में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। और अगली बात जानते हो क्या है, अगली बात ये है कि जो SN2 हमारी मैकेनिज्म होती है ना, ये सिंगल स्टेप में पूरी होती है, ये सिंगल स्टेप में पूरी होती है। तो ये पूरा का पूरा कहानी जो है हमारा, ये है SN2 मैकेनिज्म के बारे में। अब हम बात करेंगे किसकी, SN1 मैकेनिज्म की। अभी तो हमने बात किया SN2 मैकेनिज्म। अब एक बार अपने दिमाग में आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। बोले सर ये SN2 1 डिग्री पे अच्छे से होता है, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल अगर मान लो ये कार्बन है, यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, कहां से अटैक मारेगा, इसके बैक साइड से अटैक मारेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बोलेंगे, या हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। अब हम बात करेंगे किसकी, SN1 मैकेनिज्म की। तो आ जाओ SN1 मैकेनिज्म करते हैं। यहीं पे मैं SN1 कर देता हूं, और इस पे आपको अब बाकी चीजें पता ही है कि ये इसमें होगा सबसे अच्छे से, ये होगा SN1 वाला हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे ज्यादा अच्छे से होगा, यानी इसका रिएक्टिविटी होगा सबसे ज्यादा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अभी आपको पता भी चल जाएगा कि क्यों ऐसा होता है, 3 डिग्री पे क्यों सबसे अच्छे से होता है। ठीक है, ये यार SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप पे पूरा होता है, 2 स्टेप पे पूरा होता है। ये 2 स्टेप कौन कौन से होते हैं, पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कि पहले स्टेप पे कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा स्टेप क्या होगा इसका दूसरा स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो आज हम बारी बारी से तीनों स्टेप देखते हैं। याद रखो, ये हुआ मेरा एक टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, इससे बना दो कार्बोकैटायन। बोले कार्बोकैटायन बनाना बहुत आसान, कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप प्लस Br-, ये बना कार्बोकैटायन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो मैं लगाना भूल गया था, मैं लगा चुका हूं। ये बना क्या, कार्बोकैटायन। अब इसका ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 1। अब इस कार्बोकैटायन के ऊपर कौन जाके अटैक करेगा, अब आएगा इस पे अटैक करने न्यूक्लियोफाइल, है ना। अब स्टेप 2 क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप 2 इधर देख लेते हैं हम। स्टेप 2 क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप 2 हमारा क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बोकैटायन के ऊपर मारेगा अटैक। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोकैटायन के ऊपर मारेगा अटैक। तो यानी कि कुल मिला के अगर ये कहानी थी CH3 तो आएगा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक मारने। अब यार ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये यहाँ भी अटैक मार सकता है और यहाँ भी अटैक मार सकता है, क्योंकि दोनों ही रास्ते खुले हुए हैं न्यूक्लियोफाइल को अटैक मारने के। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है यहाँ पे। अब 2 प्रोडक्ट इसमें कौन कौन से बन जाएंगे, 2 प्रोडक्ट इसमें बन जाएंगे। एक बार कार्बन CH3 NU आ जाएगा यहाँ पे। जब NU इस साइड में आ रहा है, बैक साइड में आ रहा है, इसको हम बोलेंगे ये कैसा प्रोडक्ट बन रहा है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है। और जब NU आएगा फ्रंट साइड पे ही, तो हम इसको बोलेंगे ये कैसा प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिटेंटेड प्रोडक्ट बन रहा है। अब जब इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। और जब रिटेंटेड प्रोडक्ट बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं। तो कुल मिलाकर अब समराइज करते हैं दोनों चीजों को। देखो यार, SN1 में हमारा इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बनता है, रिटेंटेड प्रोडक्ट भी बनता है। क्यों, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल आया है ये दोनों साइड से अटैक मार सकता है। जबकि SN2 के केस में केवल और केवल क्या होता है, इन्वर्जन होता है। SN2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर 123, SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर 321। SN2 जो हमारा होता है वो सिंगल स्टेप में होता है, और जो हमारा SN1 होता है ये 2 स्टेप पे पूरा होता है। कौन कौन से 2 स्टेप, एक बार कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन और दूसरा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बोले सर एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कहीं भी कोई भी डाउट का सवाल नहीं है, आराम से हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम SN1 SN2 पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप ये टॉपिक को एकदम बढ़िया से कर लें और पिछली 2 वीडियो जरूर देख लें। तब तक के लिए मैं दीपांशु शुक्ला विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।